हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फिजिक्स फॉर नीट एंड जी चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द रिमेनिंग अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 वॉल्यूम 1 ऑफ वित्सी वर्मा बुक। As we can see in the screen, question number 6 is the resultant of vectors OA and OB is perpendicular to OA as shown in the figure. Find the angle AOB. तो ये क्वेश्चन, ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन में ही। OA जो है इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, OB का मैग्नीट्यूड है 6 मीटर और दे रखा है कि रिजल्टेंट दोनों का जो होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू OA, यानी कि रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं होगा, ये डायरेक्शन होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा दैट वी डोंट नो। और दोनों वेक्टर OA और OB के बीच में एंगल कितना ही हमें निकालना है, AOB। इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो ये ट्रिक क्वेश्चन का ये है क्वेश्चन में कि जो रिजल्टेंट है इट इज़ परपेंडिकुलर टू OA। लेट अस टेक एक्स एक्सिस अलोंग OA, तो इसको हम एक्सटेंड करके इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस वुड बी परपेंडिकुलर टू OA और ये क्वेश्चन में दे रखा है कि रिजल्टेंट R इज परपेंडिकुलर टू OA, यानी रिजल्टेंट वुड बी अलोंग द वाई एक्सिस। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर OA और OB इसका x कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो OA का x कंपोनेंट कितना होगा 4 cos 0 इज इक्वल टू 4 और OB का x कंपोनेंट कितना होगा 6 cos थीटा। तो ये दोनों मिला के जो रिजल्टेंट है दोनों का x कंपोनेंट कितना होगा, दोनों मिला के 4 प्लस 6 cos थीटा, दोनों का x कंपोनेंट। तो दोनों का जो x कंपोनेंट होगा मिला के जोड़ने के बाद दैट वही होगा रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। और यहाँ पे दे रखा है कि जो रिजल्टेंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू A, तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट कितना होगा r cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इन इफेक्ट 4 प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 4/6 इज इक्वल टू 2/3 और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। तो दिस इज द आंसर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 5i प्लस से j माइनस 2k। एच.सी. वर्मा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे थ्योरीज सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन और MCQ के थ्रू समझाया गया है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वन सच क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि यूनिट वेक्टर हमें किसी भी वेक्टर की कोई भी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखा है i, y, j के फॉर्म में, उसका उस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए। देखो A है तो सबसे पहले क्या करो कि आप A का मैग्नीट्यूड निकाल लो। A का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 4, तो ये हो गया रूट 30। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर along a vector A is equal to vector A divided by magnitude of vector A। ये you remember it as a formula, ये it can be used anywhere to find the unit vector। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूँकि A दे रखा है 5i प्लस j माइनस 2k, तो इसको हम A का हमने निकाल रखा है A √3, तो √3 से डिवाइड कर दो। दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द गिवन वेक्टर इज इक्वल टू 5/√30 i कैप प्लस 1/√30 j कैप माइनस 2/√30 k कैप। यानी यूनिट वेक्टर है जिसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतना मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना मैग्नीट्यूड है और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग इतना मैग्नीट्यूड है, बट इट इज गोइंग अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। माइनस वेक्टर में यही शो करता है कि नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ नहीं।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k, तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बाय यूजिंग वेक्टर, बाय यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चन। तो हमें पता है कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यू कैन आस्क कि हमने ए क्रॉस बी क्यों नहीं लिया है। ए क्रॉस बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए क्रॉस बी इज स्केलर, इटसेल्फ स्केलर, तो हम निकाल नहीं पाएंगे। नहीं सॉरी, ए क्रॉस बी इटसेल्फ इज ए वेक्टर, लेकिन ए डॉट बी जो है ये स्केलर है, तो हम अलग से ए डॉट बी पहले निकाल लेंगे, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ए का, बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फिर हम आराम से एंगल निकाल पाएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 16। तो सॉरी, ये 2 स्क्वायर नहीं 4 स्क्वायर, तो दिस वुड कम आउट टू बी रूट 29। और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर यानी 16, 3 स्क्वायर यानी 9 और 2 स्क्वायर यानी 4, तो ये भी रूट 29 हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, डायरेक्शन अलग है बिकॉज वेक्टर अलग है, अलग। फाइंड द एंगल बिटवीन इट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो वेक्टर दे रखा है इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल पाते हैं। हमें पता है ए डॉट बी का होता है एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये फॉर्मूला होता है। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखा है तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 25। तो ये इस ए डॉट बी का इतना मैग्नीट्यूड है। तो वी नोट दिस फॉर्मूला। तो 25 इज इक्वल टू रूट 29 इंटू रूट 29 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 25/29 विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 25/29। सो इजी। Now move to question number 11. The volume of a sphere is given by V is equal to 4/3 pi r cube. ये फॉर्मूला है, हमें पता है। और r is radius. Find the rate of change of volume with respect to r. Find the change in volume as radius increased from 20.0 centimeter to 20.1 centimeter. Assume that the rate does not appreciably change between r is equal to 20 centimeter to r is equal to 20.1 centimeter. तो पहला हम बनाते हैं, ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन से हो जाएगा। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट एम्प्लाइज dv ओवर dr इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन का बेसिक फार्मूला इंटू 3 इंटू r 3 माइनस 1। तो dv ओवर dr इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पहला आंसर हो गया। सेकंड में दे रखा है फाइंड द इंक्रीज इन चेंज इन वॉल्यूम एज रेडियस इंक्रीज फ्रॉम 20 to 21। यू कैन सॉल्व इट इन 2 ways। अगर आप एलिमेंट्री फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे तो पहले आप v1 निकाल दो यूजिंग r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फिर v2 निकालो r इज इक्वल टू 20.1 सेंटीमीटर और फिर माइनस करो दोनों को। बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेट नहीं करने चाह रहा है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा है, इसलिए वी विल सॉल्व इट इन डिफरेंट वे। एज डी वी इज ओवर डी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आर एज्यूम करो कि रेट डज नॉट एप्सिबली चेंज, तो ये इसको पहले हम रेट को इसको निकाल लेते हैं एट 20 एट आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 पाई इंटू 20 सेंटीमीटर होल स्क्वायर विच वुड कम आउट टू बी 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये रेट ऑफ चेंज है, तो अगर हम इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1600 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू चेंज इन रेडियस, तो यहाँ पे चेंज इन रेडियस कितना हुआ 20, 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू
चेंज इन रेडियस इज 20.1 सेंटीमीटर माइनस 20.0 सेंटीमीटर which is equal to 1600 pi centimeter square into 0.1 centimeter, which is equal to 160 pi centimeter cube. So this is the change in volume and this is the answer. Now moving to question number 12. ये हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिफ्रेंसिएशन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. वी हैव लर्न द फार्मूला बट वी शुड हैव सम प्रैक्टिस, तभी हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे इन रियल टाइम. तो पहला क्वेश्चन है y इज गिवन. क्वेश्चन ये है कि डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन या फॉलोइंग इसको डिफ्रेंशिएट करना है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो हमें dy ओवर dx निकालना है. तो dy इस केस में dx निकालना है. हमें यहाँ पे x का ये यहाँ जो टर्म है ये भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल है. तो हमें फिर इसमें क्या करना होता है, पहले आप एक को कांस्टेंट ले लो, एक्स स्क्वायर को ले लो, और फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस करो. फिर क्या करो, दूसरे को कांस्टेंट ले लो, यानी इस पर हम साइन एक्स को कांस्टेंट ले लेंगे और डी एक्स टू इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा. एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे कॉस एक्स आ जाता है और यहाँ पे 2x आ जाएगा. तो 2x साइन एक्स, वी कैन टेक x कॉमन, तो ये x cos x हो जाएगा प्लस 2 sin x. तो ये आंसर होगा. अब सेकंड बी में आते हैं. यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, तो इस तरह ये फॉर्मूला बता रखा था बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को. dy ओवर dx यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, जो भी नीचे यहाँ पे टर्म है डिनोमिनेटर में, उसको यहाँ पे आप उसका स्क्वायर डाल दो. फिर इसको आप कांस्टेंट ले लो यहाँ पे, और फिर जो दूसरा ऊपर न्यूमिनेटर टर्म में है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. फिर माइनस करो, फिर आपने जिसको पहले यहाँ डिफ्रेंशिएट किया उसको लो, उसको कांस्टेंट लो, और फिर बाकी दूसरा जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो. तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर रह ही गया. एक्स साइन एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ साइन एक्स कॉमन है, और डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के टर्म में तो वो तो 1 आ ही जाएगा, तो ये साइन एक्स हो गया. तो दिस इज द आंसर. ठीक है, सी है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, तो ये समझ लो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए. तो dy ओवर dx इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स. तो इसको हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वी हैव कि डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो यहाँ पे जो टर्म है, जो एंगल होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए. यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एंगल कितना है, जो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे टर्म है एक्स. तो हमें दोनों को पहले सेम करना पड़ेगा. तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और चूँकि हमने एक डी एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिया तो एक डी स्क्वायर ले लीजिए, और यहाँ डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आराम से. तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x. तो आंसर हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर. ये इसको समझ लेना अच्छे से, प्रैक्टिस कर लेना. नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0. तो इसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है फॉर x ग्रेटर देन 0. तो हम पहले निकालेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है. हम लोग ने ये मैंने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था, तब समझाया था मैंने. वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. आप ये समझो कि अगर एक्स वाई एक ग्राफ एक्स और ये एक्स है वाई है और ये कर्व है, तो यहाँ पे बहुत सारा मैक्सिमा बहुत सारा मिनिमा हुआ है. हर मैक्सिमा मिनिमा पे ये मैक्सिमा लो और ये मिनिमा लो या ये भी लो, हर जगह डी वाई ओवर डी एक्स जो आएगा वो 0 आएगा. मैक्सिमम और मिनिमा दोनों पे आएगा. लेकिन तो 0 आएगा तो वी कैन से इट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा. लेकिन वी आर नॉट हम ये श्योर नहीं हो सकते कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है.
तो मैक्सिमा और मिनिमा श्योर होने के लिए हमें एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट फिर क्लियर होगा। y इज इक्वल टू वी कैन राइट इट लाइक x प्लस एक्स टू द पावर -1। हमेशा इस तरह से 1/x है ना डिफ्रेंशिएट करना हो तो इस फॉर्म में लिखा करो तो आसानी होगा हमें सॉल्व करने में। दैट एम्प्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल टू x को पहले डिफ्रेंशिएट करो तो इट विल कम आउट टू बी 1 और यहाँ पे -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 -2 तो इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर -2। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 ये है। तो अब ये क्वेश्चन पहले ही दे रखा है कि x के वैल्यू तो ये x वैल्यू 0 से बड़ा होगा, वही हमें पिक करना है। तो ये दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये इधर मैक्सिमा है या मिनिमा है, दोनों में 0 होता है तो हम लगा देते हैं। दैट एम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू या तो 1 होगा या -1 होगा, दोनों में से कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन हमें पहले बता दिया कि ये एक्स क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 0 से बड़ा होगा, उसके लिए निकालना है। तो हम विल टेक x इज इक्वल टू 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स का क्या वैल्यू होगा फिर 1 माइनस तो x का वैल्यू 1 हो गया। तो x का वैल्यू 1 होगा तो क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है फंक्शन y। तो y का फिर x जब 1 होगा तो y का कितना वैल्यू होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 इट विल बी 2। तो ये 2 होगा, लेकिन ये मैक्सिमा है या मिनिमा है वी आर नॉट श्योर। तो हम अभी ये भी सॉल्व करके देखेंगे। हालांकि हम जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो निकल गया आंसर इज 2, लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो एक मैक्सिमा या मिनिमा का मैंने बताया था कि हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी डी वाई ओवर d2y ओवर dx2 अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब है कि ये मिनिमा है, ठीक है। और अगर ये 0 से छोटा है तो मैक्सिमा है, ये याद रखना। अभी हम लोग देखेंगे कि एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम वी कैन राइट लाइक दिस। तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 1 एक कांस्टेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते ऐसे भी 0 हो जाएगा। ये माइनस है और फिर ये -2 आ जाएगा इंटू एक्स टू दी पावर तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू माइनस ये माइनस दे रखा है तो माइनस होगा और यहाँ से -2 पर का ये माइनस आ गया और एक्स टू दी पावर -2 -1 या -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो हमें मालूम है कि अगर हम x 1 लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो d सेकंड डिफरेंशियल जो आएगा ये भी 2 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये जो वैल्यू था ये एक मिनिमम वैल्यू था। इसको आप प्रैक्टिस करना है कई बार। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। इवेल्युएट a साइन ओमेगा t डॉट डी टी और इसमें दे रखा है a और ओमेगा कांस्टेंट है। तो हमें इसको और इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से t तक। तो हमें पहले तो जानना चाहिए कि a कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं और ये साइन ओमेगा t है और ये dt है। तो हमें इसे जो भी फॉर्मूला हमारे पास है वो जब भी काम करेगा जब यहाँ पे जो भी हो वही यहाँ पे हो। तो हमें इसको d ओमेगा t लिखना पड़ेगा और एक नीचे हम ओमेगा लिख देंगे, ठीक है। तो ये ओमेगा भी चूँकि कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर कर देते हैं a अपॉन ओमेगा और साइन को थीटा ओवर कॉस थीटा
साइन थीटा डी थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, चूँकि ओमेगा टी है यहाँ पे, तो 0 से t तक हमें करना है, ठीक है। कोई नहीं, तो ये माइनस है, हमें इसको भी बाहर निकाल देते हैं। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल वाइल इंटीग्रेटिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग। इसको आसान बनाने के लिए जितना भी कांस्टेंट सबको बाहर निकाल दो, कॉस ओमेगा टी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, 0t, तो ये माइनस ए ओमेगा टी, पहले t रखेंगे तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको वापस माइनस को अंदर कर दो, इट इज़ 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आंसर आ गया। इस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है किसी भी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरी सिमिलर टू 15 नंबर क्वेश्चन। ओनली थिंग यू रिमेंबर के आप ई टू द पावर एक्स, ई अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स के रिलेशन में, एक इन टर्म ऑफ एक्स, स्टिल वो इट विल रिमेन अनचेंज, ई एक्स ही होगा। आप उसको इंटीग्रेट भी कर दो तो भी वो अनचेंज ई एक्स ही रहेगा। तो ये आप समझो, और ये यूज़ करके ही बनेगा। बस 15 से 15 जैसा बना है ऐसे इसी तरह 17 भी बन जाएगा। बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि आप ई एक्स को चाहे डिफ्रेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, वो सेम ही रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि इवेल्युएट दिस, तो हमें इसको सिग्निफिकेंट डिजिट के रिलेशन में इवेल्युएट करना है। पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। तो वी राइट लाइक दिस, ताकि जितना भी डेसिमल है वो सेम लाइन में आ जाए। तो ये 234, इसमें तो कोई डेसिमल है ही नहीं, और फिर ये 2732.10। तो ये हमें यहीं तक ही रखना है, मतलब दिस वुड बी द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको हम वी कैन राइट लाइक दिस, यहाँ तक ही लिखना है। तो ये इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्योंकि 6 है तो ये एक बढ़ा दो, 22 हो जाएगा। ये तो रिमेन अनचेंज, इसमें तो कुछ राउंड ऑफ करना ही नहीं। इसमें ये 1 है तो ये भी रिमेन अनचेंज, 2732। तो ये जो भी आए 2988 आएगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2988 इंटू 13। तो ये हमें देखने की बात ये है, तो हमें देखने की बात ये इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 38,844। लेकिन ये आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा, हमें सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में निकालना है। तो 13 का सिग्निफिकेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने बताया था कि जिसका भी सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम हो, वही आंसर का सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है लेकिन इसका 2 ही है, तो इसका 2 ही होगा। और राउंड ऑफ, तो हमें ये लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे। तो इसके बाद का जो भी डिजिट है उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो इट वुड बी, ये चूँकि इसके बाद 8 है तो इसको 9 लिख देते हैं और बाकी को 0 0 कर देते हैं। तो 39,000 वुड बी द आंसर। अब हम लोग ने अनसॉल्व क्वेश्चन बना लिया, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1, इसमें क्या है ना कि जो ऑब्जेक्टिव होता है इसके एक ही सही आंसर होता है। ऑब्जेक्टिव 2 जो दे रखा है शिवर्मा में, उसमें कई आंसर सही हो सकते हैं, सारे भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सकता है। तो पहला है क्वेश्चन, ए वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल, इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी नंबर, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, इट इज स्लिट पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव ही आपका एग्जाम में आता है जिसमें एक ही सही आंसर होता है। तो इसमें क्या है ना कि आप पढ़ना शुरू करो, तो अगर आपको लगा कि यही सही आंसर है, और तो ऐसा नहीं करना बी सी डी छोड़ देना पढ़ना, जो भी सही लग रहा तब भी बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस को भी पढ़ लो। तो देखो, इट इज़ रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल। अब ये एक वेक्टर लो, ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर है। तो भाई वेक्टर को अगर आर्बिट्ररी एंगल से रोटेट कर दो, यानी ये वेक्टर है तो थोड़ा सा और इधर रोटेट कर दो तो ये वेक्टर ये हो जाएगा। तो ये तो चेंज ही हो गया वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में चेंज हो जाएगा। तो ये तो चेंज हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी नंबर, नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये वेक्टर है तो ये बड़ा हो जाएगा,
उसी डायरेक्शन में, या तो उसी डायरेक्शन में छोटा हो जाएगा अगर एक से छोटे नंबर से करोगे उसको मल्टीप्लाई। तो दोनों केस में उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना, तो वेक्टर में अगर इवन डायरेक्शन के चेंज हो या मैग्नीट्यूड के चेंज हो या दोनों चेंज हो, इट विल बी चेंज। तो इस केस में भी ये चेंज हो जाएगा। इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेक्टर आएगा वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर वो ये वेक्टर है मान लो, और तुमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, तो अगर तो पैरेलल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। मान लो वो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मान लो यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है, तो वो जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा जो वेक्टर बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वो भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो गया और इवन के मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, कुछ दोनों भी चेंज हो सकता है। इट इज स्लिट पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये केस में अगर पैरेलली मूव करते हैं हम लोग तो यू मस्ट नो कि वो वेक्टर में ना डायरेक्शन में चेंज होता है ना मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, इसीलिए वो सेम रहता है। तो दिस इज द आंसर इज डी। अब हम लोग सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स एडिंग टू जीरो। यानी ये तीनों में से कौन ऐसा है कि ऐड होकर जीरो हो जाएगा वेक्टर, और डायरेक्शन इसका कुछ भी हो सकता है, वो नहीं दे रखा है तो वी कैन कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। देखो ये समझो कि जीरो कब होता है तीन वेक्टर ऐड होके, एक ट्रायंगल के फॉर्म में जब बन जाता है। यानी एक वेक्टर ए से भी यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, और फिर ये वापस यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब इधर से वापस आ गया, तभी अब एक ही जगह आ गया तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मान लो ना कि ए पॉइंट से तुम बी गए, बी से फिर सी गए, ये ए बी एक वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ गए दूसरा वेक्टर हो गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गए, ये तीसरा वेक्टर हो गया। तो वापस जब आ जाओगे तो जीरो हो जाएगा, चूँकि यू हैव रिटर्न टू द सेम पॉइंट। या ये तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मैंने बताया था, किसी भी फॉर्म में वो चाहे वेक्टर फोर्स लो कुछ भी लो सब सेम ही होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने के लिए क्या है ना, एक ट्रायंगल बनना चाहिए। लेकिन अगर ट्रायंगल नहीं भी बनता, ये एंगल मान लो थीटा ये 180 हो जाता है, तो भी जीरो हो जाएगा। यानी एक यहाँ से यहाँ गए ए बी पॉइंट, फिर बी से यहाँ गए सी, और सी से वापस आ गए ए। तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रायंगल है चूँकि, तो याद रखना कि यहाँ पे जो ये है साइड ऑफ एनी ट्रायंगल का होता है कि साइड ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये ए बी प्लस बी सी इज विल ऑलवेज बी इक्वल टू विल बी ग्रेटर देन ए सी। कोई भी थर्ड साइड, कोई भी दो साइड एक ट्रायंगल ले लो तो बड़ा, तो उसको जोड़ दोगे तो तीसरे से बड़ा ही होगा। ये अगर नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो यानी दो साइड मिल जाएगा, दो वेक्टर, और तीसरे के बराबर हो तो भी ये हो जाएगा। तो दोनों में से कर कोई भी यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है एक क्राइटेरिया तो हो जाए, तो वो जीरो बना देगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, दो सबसे छोटा वाला लेते हैं, 2 + 4 2 + 4 2 + 4 इज लेस देन 8। तो ये तो बनेगा ही नहीं बनेगा, या बराबर भी नहीं है 8 से, ना ही उससे बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसी तरह 4 + 8 12 होता है, तो ये तो 16 से छोटा है और बराबर भी नहीं है, यानी उससे अगर बड़ा हो या बराबर हो तो भी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो दो सबसे छोटा लेते हैं 1 + 1, तो 1 + 1 इज़ नॉट इक्वल ग्रेटर देन 2, तो ट्रायंगल तो नहीं बनाएगा लेकिन इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है तो ये तो हो जाएगा। और इसको भी देखते हैं हम लोग, तो 0.1 + 1 0.5 + 1 इज़ लेस देन 2। ठीक है, 0.5 + 1 इज़ लेस देन 2, तो ये भी नहीं इस तरह से बन पाएगा। तो आंसर यही होगा 1 2 1 1 2। मतलब इस तरह का हम सेटिंग करके, यहाँ पे डायरेक्शन एंगल नहीं दे रखा कि तीनों वेक्टर के बीच में क्या हुआ, यू कैन टेक एनी एंगल। लेकिन इस केस में तुम आप कुछ भी एंगल ले लो, ये जीरो नहीं हो पाएगा, ना इसमें हो पाएगा ना इसमें हो पाएगा। इसमें हो सकता है, हर एंगल में नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि इट ऑलवेज ये वेक्टर हमेशा ऐड होके जीरो देगा, ऐसा नहीं है। ये जब ही देगा इस केस में, याद रखना कि एक वेक्टर है, दोनों मतलब ये दोनों के पहला और दूसरे वेक्टर के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है और फिर वापस आ जा रहा है। थैंक यू। तो हम लोग बाकी क्वेश्चंस जो
ये ऑब्जेक्टिव 1 का है। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम ऑब्जेक्टिव 2 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मे वी विल टेक सम ऑफ द अनसॉल्व क्वेश्चन, सम ऑफ द डिफ़िकल्ट ऑफ देम। और आप लोग खुद भी क्वेश्चन बनाते रहो। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन रीच आउट इट इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी टाइम मिलेगा, जितना जल्दी मिलेगा, वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। आप पढ़ रहे हो, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसे प्रैक्टिस करते रहो। सिर्फ वीडियो देख लेने से, सिर्फ किसी भी वीडियो देख लेने से या कहीं भी कोई भी कोचिंग ले लेने से इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बहुत प्रैक्टिस करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। दैट वुड हेल्प। थैंक यू वेरी मच।